सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। एक अहम गेस्ट, बहुत ही अहम गेस्ट हमारे साथ, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, कराची इलेक्शंस, सिंध, पाकिस्तान, फ्यूचर, बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छी और बुरे कई सवालात होंगे। हमें उम्मीद है कि हमें उन सवालात के जवाबात ज़रूर मिलेंगे। हमारे साथ हैं सीनियर रहनुमा MQM पाकिस्तान, रुकन राब्ता कमेटी सैयद हैदर अब्बास रिजवी साहब। आपका बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया। इलेक्शन लड़ें सर? नहीं जनाब। क्यों सर? कुछ टेक्निकल रीजन है। क्या टेक्निकल रीज़न हुआ सर? कई टेक्निकल रीजन हैं। इलेक्शन लड़ने में टेक्निकल रीज़न की बिल्कुल। एक तो जो मेरा डुअल नेशनलिटी का जो स्टेटस है वो ये है, डुअल नेशनलिटी है आप? हम आपको याद नहीं है, मैंने पार्लियामेंट से रिज़ाइन करना पड़ा था मुझे डुअल नेशनलिटी की वजह से। तो उसके कुछ कागज़ जो हैं वो इनकम्प्लीट रह गए थे, जिसकी बुनियाद पर मैं इलेक्शन नहीं लड़ पा रहा हूँ इस बार। मगर क्योंकि उसका प्रोसेस है। आइंदा उम्मीद है कि अगर ज़रूरत हुई पार्टी को और पार्टी ने तय किया तो फिर जाहिर सेनेट भी तो आएगा ना सर? सेनेट आएगा, मगर वो प्रोसेस शायद उस वक्त तक जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट ना हो पाए। नहीं हो। तो इसका मतलब है 2028 में हम देखें आपको इलेक्शन नहीं, उससे पहले भी अगर कभी जरूरत पड़ी तो हो सकता है। इसका मतलब है ज़िमनी इलेक्शन में भी आ सकते हैं आप। मतलब डॉक्यूमेंटेशन सब्जेक्ट है ना। मैं नहीं चाहता हूँ कि बाद में जिस तरह लोग करा देते हैं फिर बाद में उसमें प्रॉब्लम आती है, फिर पार्टी को एम्बैरेसमेंट होती है, तो इस तरह की कोई सूरत अच्छी नहीं होती डॉक्टर साहब। मुनासिब है। ठीक है सर। राब्ता कमेटी के मेंबर तो आप हैं माशाल्लाह। बिल्कुल। चलें, कितनी सर राब्ता कमेटी इस वक्त आपकी? क्योंकि आपको जैसा कि आपको पता है कि एक ग्रैंड मर्जर की सिचुएशन है, तो उसमें कोई 90 के करीब अरकान हैं। 90 अरकान है आपकी राब्ता कमेटी में? और मर्जर कितनों की है सर? मर्जर तो दो ही पार्टी की हुई ना, एक तो सरजमीन पार्टी है और दूसरी MQM है। फारूक भाई का भी अपना एक वो जो था, अकेले ही थे वो एक था। नहीं, अकेले नहीं, उनके साथ भी बहरहाल कुछ लोग तो यकीनन नहीं थे। तो सबको गुंजाइश दी है। खुश किया आपने? नहीं, देखिए बात यह है कि उनका एक ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम था, दूसरे का ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम था, तीसरे का था। तो फर्स्ट फेज में तो सबको एक जगह कर लिया गया। अच्छा। अब जाहिर है कि आप किसी को ये नहीं कह सकते डॉक्टर साहब कि आप इस काबिल नहीं हैं। ये तो आपकी परफॉर्मेंस भी बताती है कि आप किस काबिल हैं और किस काबिल नहीं हैं। तो वक्त के साथ साथ जो है वो चीज़ें एवॉल्व होंगी और उसके बाद एक हतमी क्या उम्मीद है आगे चलकर कितनी लोगों पर मुश्तमिल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी बननी चाहिए या बनेगी? देखिए, 30-40 अरकान पर मुश्तमिल तो हमेशा ही रही है, मगर ज़्यादा सिंथेसाइज हो जाए। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि MQM की राब्ता कमेटी के सिस्टम को रहना चाहिए, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि कोई सेंट्रल कमेटी की फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मुख्तलिफ आरा हैं इसको सेटल करने की। लेकिन आपकी तो कराची में अब जो MQM की पोजीशन है वो 6 सीटों पे है, तो उसके लिए आपकी 90 की राब्ता कमेटी और फिर आप 40 की, 30 की, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 8, 10, 12, 15 करें? डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात है। 6 सीटों पर रख दी गई थी। हमारा मैंडेट 2018 में हमसे छीना गया था। अच्छा, ये श्योर है? और इसमें क्या दो राय हैं? MQM से तो पहला आदमी जो था वो फैसल सफदारी साहब, जो हमारे सेनेटर हैं, उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में की थी और उसके बाद पूरे पाकिस्तान ने 2018 के इलेक्शन के नताइज पर बाकायदा अपने न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, बल्कि वो जो इलेक्शन कमीशन के पास जो सिस्टम था वो बैठ गया था और वो सारे रिजल्ट फॉर्म 45 नहीं मिले थे। तो ज़बरदस्ती छीना झपटी तो हुई थी उसमें मैंडेट की। कितनी छीनी होगी सर? 10 के करीब। यस। टोटल कितनी है सर कराची में? कुल नशिस्तें अब 22 हैं, पहले 21 थी। 21 थी, तो 21 में से 10 छीनी गई। अगर 10 में 6 शामिल हो जाती तो तकरीबन 16 नशिस्तें आपकी होती। 14 नशिस्तें होती, क्योंकि 4 कराची से जीते थे, 2 हैदराबाद से जीते थे। तो हमारी 14 कराची से होती, 2 हैदराबाद से होती, और फिर जाहिर है कि वो जो मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन तशरीफ़ लाती हैं और अक़लियती नुमाइंदे तशरीफ़ लाते हैं, तो वो नंबर। अच्छा, ये सर बताइए कि ये छीन के किसको दे दी गई? PTI को।
सर तो पीटीआई को अगर दी गई तो आपका गुस्सा तो पीटीआई की तरफ बहुत ज़ोरदार होना चाहिए। हमने अपने तमाम तर एतराज़ात और तमाम तर जो मजबूत है पीटीआई की तरफ वाज़े तौर पर कहे थे, उसमें कोई ढका छुपा नहीं, बांध के डाले गए थे डॉक्टर साहब, बांध के डाले गए थे, बांध के डाले गए थे। मैं आपसे वाज़े तौर पर कह रहा हूँ कि बांध के डाले गए। क्या पहले भी या जो आप मुख्तलिफ हुकूमतों का हिस्सा जितना बुरा सलूक उस वक्त हुआ पॉलिटिकल अलाइंसेस का, इमरान खान साहब ने खुद कहा इस बात को और बारहा कहा, खुलेआम मीडिया पे आकर कहा कि मैं अपने इत्तेहादियों को कैसे डील करवाता हूँ। वाज़े तौर पर नाम लिया उन्होंने कि जी एजेंसीज डील करती हैं हमारे इत्तेहादियों से। माजी में जितनी भी हुकूमतों में आप रहे दबाव के तहत, देखिए कभी दबाव होता था, मैं ये नहीं कहूँगा कि यकसर बिल्कुल किसी चीज़ का कुछ नहीं होता है, मगर ऐसे नहीं होता कि दीवार से लगा दिया जाए पूरे सिस्टम को, ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब जो आपने पीएमएलएन से इत्तेहाद किया है, जी जी, एक ऐसी जमात से जिसका सिंध और कराची में कोई मेजर वोटर नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ना वो आपके असल हलीफ हैं ना वो आपके असल हरीफ हैं, तो ये इत्तेहाद भी क्या दबाव की बुनियाद पे हुआ है? बिल्कुल भी नहीं है। नंबर वन, एक तो पीएमएलएन से हमारा जो इत्तेहाद है वो बड़ा सोचा समझा इत्तेहाद है, पहले भी हम इत्तेहादी रहे हैं। दूसरा ये कि उनके साथ हमारा कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कम से कम सिंध के लेवल तक नहीं है, कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है उनके साथ, तो हमें सूट करता है पीएमएलएन के साथ जाना। तीसरा जो एक अहम फैक्टर है कि पीपल्स पार्टी के साथ एमक्यूएम के इत्तेहाद की एक तारीख है, शायद किताबें लिखी जा सकें उस सब्जेक्ट के ऊपर, मगर एट द एंड ऑफ द 1988 से चलिए और आ जाइए आखिर वक्त तक, तो जो एंड रिज़ल्ट है, और अब आप किसी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद इसीलिए करते हैं कि अगर वो हुक्मरान हैं तो वो आपके मैंडेट को, जहाँ पर आपका मैंडेट है, उसको किसी कंफर्ट जोन में ले आएंगे। मगर आप उठा के देखिए सिंध के 50 साल तारीख के अर्बन सेंटर्स ऑफ सिंध को क्या मिला, बावजूद उसके कि एमक्यूएम के इत्तेहाद की एक तारीख है कि आए हैं गए हैं, फिर आए हैं फिर गए हैं, फिर आए हैं फिर गए हैं, मजाक बन गया था। मगर उसके बावजूद जो सूरत हाल है, और अभी भी पीडीएम के आखिर में जो मुआहिदा हुआ था उनकी कितनी शिकों पर अमल दरामद हुआ, तो उसके बाद बैठकर इस बात को सोचा गया कि भाई, और पिछले लेकिन सर माजी में भी आपकी हुकूमत के साथ इलाक़ जो भी हुआ है वो अच्छा तजर्बा नहीं रहा। आपने अक्सर हुकूमतों को छोड़ा है, आपने छोड़ा भी है और कभी निकाले भी गए, दोनों चीज़ें हुई हैं। तो जाहिर है कि अगर एक चीज़ सूट नहीं कर रही और हमारा मैंडेट, हमारे अवाम उस पर शाकी हैं और वो हम पर ये दबाव बनाते हैं कि भाई आपको इस इत्तेहाद से निकल आना चाहिए, तो हमें अपने मैंडेट की बात को सुनना चाहिए। अच्छा, ये ज़रा सवाल उठता है तो मैं पूछ लेता हूँ सर कि 1992 का जो ऑपरेशन है, जी जी, उस ऑपरेशन को का क्रेडिट नवाज शरीफ साहब लेते हैं, पीएमएल लेती है, और वो कहती है कि जी पाकिस्तान में कराची से दहशतगर्दी हमने ख़त्म की है। अच्छा, हम पढ़ते हैं कि उस 92 के ऑपरेशंस में हज़ारों नौजवान महाजिर नौजवान की शहादत भी हुई, इसके बावजूद कि कत्ल व गारतगरी भी हुई, गैंगस्टर्स भी मारे गए, बहुत कुछ हुआ। लेकिन उसमें हमने देखा था कि जी पीपल्स एमक्यूएम ने फिर इस कत्ल व गारतगरी के ऊपर एहतजाजन नून लीग से मसलन अलहदगी कर ली थी। तो आज एक ऐसी जमात से आपका इल्हाक जिसकी हुकूमत में एमक्यूएम को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा था, इसके ऊपर थोड़ा डॉक्टर साहब मैं एक बात की वजाहत करना चाहता हूं, और देखिए लेट कीप द रिकॉर्ड स्ट्रेट। मैं मानता हूं कि 1992 में जो एमक्यूएम के ऊपर ऑपरेशन हुआ वो नवाज शरीफ साहब के दौर में, बिल्कुल मैं मानता हूं, मगर क्या उनकी ईमा और मर्जी से हुआ? मानते हैं सर, वो तो नहीं, वो क्रेडिट देखिए कहने को तो कायम अली शाह साहब ने भी आखिरी जो एमक्यू ऊपर ऑपरेशन हुआ है वो कहते हैं उसका कप्तान तो मैं हूं। हाँ, उसका कप्तान, उनके एक नहीं तवातुर के साथ स्टेटमेंट्स है कायम अली शाह साहब के कि जी इस ऑपरेशन का कप्तान तो मैं, और मेरे पास उसकी जंग अखबार की हेडिंग्स पड़ी हुई हैं उसमें कि जी ऑपरेशन का कप्तान तो मैं हूं। क्रेडिट तो लोग लेने की कोशिश करते हैं जब कोई सूरत हाल उनके हाथों से निकल जाती, मगर दी देन उस वक्त के ऑपरेशन करने वाले 72 बड़ी मछलियों के खिलाफ सिंध में ऑपरेशन हो रहा था, तो क्या वो मियाँ साहब ने डिज़ाइन किया था?
मैं डिफेंड नहीं कर रहा, हो सकता है उनके लोगों ने क्रेडिट भी लिया। नो, आई एम नॉट डिफेंडिंग। आप तर्जुमान की तो नहीं, मैं तर्जुमान की तौर, मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि मेरे पास जो ऑप्शन है, देखिए डॉक्टर साहब, कराची का मैंडेट पाकिस्तान का 7 या 8% मैंडेट है, बहुत अहम मैंडेट है। मगर जो 92% मैंडेट है पाकिस्तान का, वो मेरा इख्तियार तो नहीं है, वो पाकिस्तान के अवाम जमात को मैंडेट दें। अब वो चाहे जमात पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून हो, चाहे पीटीआई हो, एएनपी हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब हो, कोई भी और जमात हो, मैंडेट मसला नहीं है। नहीं, मसला मेरा है मगर मैंडेट मेरा नहीं है। ठीक है, चले। अब मुझे इन्हीं गिवन ऑप्शंस में रहकर अपने लिए गुंजाइश निकालनी है हुकूमत में। या तो मैं आइसोलेशन की पॉलिटिक्स करूं और सियासी तन्हाई का शिकार हो जाऊं और अपने मैंडेट को मायूस करूं कि जी ये तो ना इधर के ना उधर के, ना ये हमारे लिए कुछ कर पा रहे हैं। जहां कर पाने की गुंजाइश है वहां पर हमने सीधा सीधा एक फार्मूला इस बार बनाया। हमने 3 आईनी तरामीम बनाई और तमाम जमातों को सामने रख दी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की MQM की लीडरशिप ने सबके सामने रख दी और कहा कि भाई ये है हमारा इलेक्शन से पहले जो इस मुतालबे पर हमें सपोर्ट करेगा, हम उसके साथ हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं। और MQM की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि MQM ने इलेक्शन से पहले इस बात के बारे में तय किया कि हम आइंदा हुकूमत अगर कभी बनी या आइंदा का इत्तेहादी हमारा कौन होगा, इलेक्शन से पहले तय कर लिया। PMLN ने हमारे उस पॉलिटिकल एजेंडा पे जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर का एजेंडा है, जो आर्टिकल 140A का एजेंडा है, जो अवामी इख्तियारात अवाम तक पहुंचाने का एजेंडा है, उस पर हमें सपोर्ट का सबके सामने ऐलान किया। जब ऐलान किया, अगर ऑपरेशन इनके दौर में हुआ तो उनके दौर में भी हुआ। और आपको याद होगा कि ऑपरेशन 1992 में शुरू हुआ और 99 में खत्म हुआ। जी जी बिल्कुल सही है, लेकिन स्टार्ट हुआ क्रेडिट जो लेता, मैं उस पर बात की थी, आपने बिल्कुल सही कही। लेकिन मैं एक सवाल जरूर 2-3 सवाल करके मैं बहुत अहम सवालात पे आना चाहता हूँ। एक तो मुझे ये बताइए कि जाहिर है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जो वोट लेते हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, और उनकी जो मैंने सियासत देखी है उसमें ये है कि वो एक वडेरे जागीरदार सरमायादार के ख़िलाफ़ एक पार्टी बनी है और आम लोगों की पार्टी है, और आपने आम लोगों को टिकट भी दिया। इस बुनियाद पर जो इस्तेहसाली तबका है, 2% इस्तेहसाली तबका जिसको हम सरमायादार भी कहते हैं, वडेरे भी कहते हैं, जागीरदार भी कहते हैं, इनके ख़िलाफ़ MQM खड़ी हुई और आवाम ने भरपूर तरीके से MQM को सपोर्ट किया और वोट दिया। लेकिन सर फिर हम ये देखते हैं कि MQM आवाम से इन इश्यूज़ के ऊपर वोट लेकर अपनी पूरी ताकत इन्हीं सरमायादार, इन्हीं जागीरदार, इन्हीं वडेरों के पलड़े में डाल देती है, तो फ़ायदा क्या होगा? देखिए, आपका नुक्ता बहुत अहम है, मगर इसका जवाब मैं आपको इस सवाल से पहले दे चुका हूँ कि हमारे पास जो कराची का या हैदराबाद का मैंडेट है वो 6 से 10% के दरमियान, 90% जो मैंडेट है वो पूरे पाकिस्तान में है। पाकिस्तानी अवाम जिनको मैंडेट देते हैं वो हमारी चॉइस से नहीं होता। अब हमारे पास अगर चॉइस इस तरह बनी कि डेवल और डीप ब्लू सी, यानी ये जागीरदार, ये वडेरे, ये सरमायादार, चौथी कोई चॉइस ही नहीं है। मतलब अगर फर्ज करें कि पंजाब का जो मैंडेट है अगर वो इस तरह जाना है कि वहां पर अगर MQM ने कोई कैंडिडेट खड़ा कर दिया और वो करोला गाड़ी पर चला गया तो वहां पर उसको सुनने को मिलता है इसदे कोल तो अपनी दाने कोई नहीं, साढ़े लाई की करना है इसने, ठीक है, कि इसके पास तो अपने पास कुछ नहीं। वहां का एक मिजाज है कि डेरेदारी हो, बलोचिस्तान में कि KPK में कि जी डेरेदारी हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हों और गाड़ियों के कॉन्वॉयज हों और उनके साथ लोग हों, हटो बचो हो, आगे इस तरीके से लोग मरूब होकर फिर बरादरियों का निज़ाम है। तो इन पर हमारा दस्ते कुदरत नहीं है। लेकिन अपोजिशन में तो बैठ सकते हैं और अपोजिशन को मजबूत बैठे हैं अपोजिशन में, तो उससे आज तो भी यानी सिंध में कितना हुकूमत में बैठे हैं ये भी तो है सर। आप अगर मैथ्स कर लें मेरे साथ इसी प्रोग्राम में, मैं आपको बता देता हूं कि MQM की हुकूमत में अगर 88 से लेकर आज तक का टाइम कैलकुलेट करें
नहीं टाइम नहीं सर, नहीं लेकिन वो तो आप छोड़ देते हैं या आपको निकाल दिए जाते हैं। तो बस अगर आज मैं हुकूमत में चला गया में तो आप वो गिन रहे हैं। एक अच्छी जमहूरियत हमारी तो हुकूमत में पिटाई बड़ी लगती है, आप अपोजिशन में जेल। अच्छा सर, एक बहुत ही अहम सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, और वो ये है कि समाजी नाइंसाफी के ऊपर एक बड़ा सवाल है कि इसका मुझे आपसे चाहिए सर कि ये जो रिसोर्सेज की बुनियाद पर कोटा सिस्टम सिंध में नाफिज किया गया, जी जी जी, तो ये रिसोर्सेज की बुनियाद पर कोटा सिस्टम गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, KPK में क्यों नहीं नाफिज किया गया? ये तो आपको जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से पूछना चाहिए कि जिन्होंने 70 की अवाइल में कोटा सिस्टम सिंध में सिर्फ और सिर्फ सिंध में और शामिल किया उन्होंने, और इंतहाई तकलीफ दे अमल था। सिंध को जो है बाकायदा 2 हिस्सों में तकसीम करके सिंध दही और सिंध शहरी में उन्होंने कोटा सिस्टम को लागू किया, और अर्बन सेंटर्स के सिंध के जो लोग थे उसको बेअंदाज़ा नुकसान हुआ, आज तक हो रहा है। उसमें हमारा बुनियादी मुतालबा कोटा सिस्टम को सामने रखते हुए ये है कि कोटा सिस्टम 60 और 40 की बुनियाद पर था, यानी 40% अर्बन सिंध, 60% रूरल सिंध। हम मुकम्मल अमल दरामद चाहते हैं इस कोटे पर कि 40% अर्बन सेंटर ऑफ सिंध को जॉब्स में हर हाल में मिलना चाहिए। हमारा रोना तो यह है कि आपने 40-60 रख तो लिया, अमल दरामद 99 और 1 के रेशो से हो रहा है कि अर्बन सेंटर ऑफ सिंध से 1 आध 2 4 आदमी चले जाते हैं, बाकी रूरल सेंटर्स ऑफ सिंध से जाते हैं। तो इस कोटे पर अमल दरामद को यकीनी बनाना MQM का मुतालबा है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि और उस वक्त MQM थी भी नहीं जब कोटा सिस्टम। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 10 साल के लिए कोटा सिस्टम दिया था, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत नहीं, उसके बाद जनरल ज़िया साहब के, ठीक है, लेकिन उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई और उन्होंने इस कोटा सिस्टम को फर्दर एक्सटेंड किया, फिर फर्दर एक्सटेंड किया, तकरीबन 30 साल फिर मुशर्रफ साहब के दौर में फर्दर एक्सटेंड हुआ, फिर उसके बाद अभी फर्दर यही कहने का मतलब ये है कि क्या आप भी तो इन लोगों के साथ शामिल रहे, तो इसके ऊपर आपने, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। देखिए, कोटा सिस्टम का सब्जेक्ट ऐसा है डॉक्टर साहब, मिसाल के तौर पर, एक मिसाल के तौर पर मैं आपसे अर्ज करूं, मान लीजिए कि 1970 की दिहाई से लेकर आज तक 10 लाख नौकरियां गई होंगी इस कोटा सिस्टम के दरमियान में, मान लीजिए, तो 60-40 के फार्मूले से 6 लाख नौकरियां बनी रूरल सिंध की, 4 लाख नौकरियां बनी अर्बन सिंध की। अब क्या अर्बन सिंध को 4 लाख नौकरियां मिली? नहीं मिली, वाज़े तौर पर है। आप पूरे सिंध में, कराची में, इवन हैदराबाद में चले जाइए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कोटा सिस्टम के ऊपर शहरी सिंध के लोगों को नौकरियां नहीं मिली। अब आप कहते हैं कि कोटा सिस्टम को ख़त्म हो जाना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए जनाब, मगर ये मेरी आप पार्लियामेंट ने एक्सटेंड नहीं किया है, तो एक लिहाज से मेरी तो 4 लाख, सर पहले मेरी 4 लाख नौकरियां तो देते जाइए। मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं और आप कारोबार करें, और कारोबार करें, हम ये तय करें कि जी कारोबार हम कल से ख़त्म कर देंगे, तो आप मुझसे कहेंगे ना कि हैदर भाई ज़रा बैठिए, हिसाब कर लें, बुक स्ट्रेट कर लें, बैंक में 100 रुपए पड़े, कितने आपके हैं कितने मेरे हैं। मैं भी यही कह रहा हूं कि अगर आपको कारोबार खत्म करना है तो ठीक है, फबेहा कीजिए, मगर मेरे हिस्से की बुक्स तो टैली कर लीजिए कि बैंक में जितने पैसे पड़े उसमें कितने मेरे हैं और कितने आपके हैं आगे का। क्योंकि अगर आपने डायरेक्टली कोटा सिस्टम को लाइक दैट विद इन फ्लैश ऑफ आई खत्म कर दिया, तो ये मेरी 4 लाख नौकरियां तो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन बन जाएंगी। तो आप समझते हैं कि ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस आप, ये मेरा आईनी हक है, मेरा आईनी हक है। ये तो उस दिन से है जिस दिन से नाइंसाफी हुई थी ना, जब ही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि तो पहले तो ये क्या आपने मियां नवाज शरीफ साहब के सामने रखा कि ये हमने सबके सामने रखा है? कौन कौन है जिसके सामने नहीं रखा कि जी ये मेरी नौकरियां हैं, ये 4 लाख नौकरियां मेरी बनती हैं, मुझे दे दे। मैं हैदराबाद रिजवी साहब को आपको यहाँ रोकूंगा। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि हुकूमत में जाने का मकसद आपका तो यही होता होगा कि एक तरफ आप जमहूरी सिस्टम को
उठाते हैं, सपोर्ट करते हैं, और दूसरा अपने इलाके के लोगों को एलिवेट करना होता है, जे उनको उनकी ज़रूरियात, उनके काम, उनकी सारी चीज़ों को करना होता है। जो कि देखने में आया कि आप हुकूमत का हिस्सा रहे लेकिन आवाम के मसाइल हल नहीं कर सके, और उसका आपको कहना है कि जी वो जो रिटन एग्रीमेंट हुआ उस पर पासदारी नहीं की गई। नहीं डॉक्टर साहब, देखिए मैं आपको बड़ी ऑनेस्टली बताऊं, मैंडेट का मतलब क्या होता है? जब आप किसी हुकूमत का हिस्सा बनते हैं और आपको मैंडेट आवाम देते हैं और आप किसी हुकूमत में जाते हैं, तो आपके मैंडेट के तनासुब से आपको अवामी मसाइल हल करने का इख्तियार दिया जाता है। एक बार ऐसा हुआ कि MQM को अवामी मसाइल हल करने का इख्तियार मिला, फंड्स मिले, और उस ज़माने में जो कराची ने तरक्की की MQM के दौर में, जिस वक्त मुस्तफ़ा कमाल कराची के मेयर थे, MQM का पूरा सिस्टम उनके साथ, मुशर्रफ साहब जो उस वक्त जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, उस दौर में जितनी कराची ने तरक्की की है ना उससे पहले कभी हुई ना उसके बाद कभी हुई। और गुज़िश्ता 13 सालों में जो पीपल्स पार्टी की तो अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट है ना, 13 साल से कोई ऑपोजिशन ऑलमोस्ट नहीं, और है भी तो इतनी मीगर ऑपोजिशन है कि वो कुछ नहीं कर सकती। क्या हाल हुआ है कराची, तो छोड़िए, लाड़काना का क्या हाल है, नवाब शाह का क्या हाल है, झुड्डो का क्या हाल है, थरपारकर का क्या हाल है, कराची हैदराबाद का क्या हाल है, कि ये झलमक्सी में जो ऑफ ट्रैक रैली होती है ना गाड़ियों की, ये तो अब कराची की सड़कों पे हो सकती है। और फिर जो आज की सूरत है, आप देखें डॉक्टर साहब, अलमियां देखें कि इस कदर स्ट्रीट क्राइम है कि हर नौजवान बच्चा जो घर से निकल रहा है फ़ोन लेकर वो मारा जा रहा है, और घरों के कफील मारे जा रहे हैं। इस कदर छूट मिली हुई है चोरों और डाकुओं को इस लेवल के ऊपर कि बाइक से लेकर बहरिया टाउन तक अहले कराची बर्बाद हो गए। सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रहा है कि जी 1000 अरब टाउन ने 400 अरब रुपए मिले। वफाक और सूबा इस पे लड़ रहे हैं कि ये पैसा वफाक को जाएगा या सूबे को जाएगा। भाई पूछो ये पैसा था किसका? ये पैसा कराची वालों ने इन्वेस्ट किया था बहरिया टाउन में, कराची के अवाम ने, उनको कोई देने को वापस तैयार नहीं है ये पैसा। सूबा और वफाक इस बात पे लड़ रहे हैं। बाइक से लेकर ही नहीं, आप देखें कि थानों में लुट रहे हैं, सड़कों पे लुट रहे हैं, और अब तो अगर आप सिग्नल पे रुक जाएं तो भिखारियों के हाथों लुटते हैं। मजाल है किसी की के भीख दे के ना गुजर सके। तो सर क्या ये आइंदा आप समझते हैं कि MQM अगर अपनी सीट जीत भी लेती है तो वो हुकूमत तो लगता है कि सिंध में फिर पीपल्स पार्टी बनाएगी, और मरकज़ में जो है वो PMLN और उनके इत्तेहादी बनाएंगे, जिसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। माजी में भी आप मरकज़ की इत्तेहादी हुकूमत में रहे, तो क्या ये कराची की आवाम आपको वोट क्यों दें, और क्यों ना पीपल्स पार्टी को क्यों ना दें, जो कि सूबाई हुकूमत है, अगर उसको ताकत दी तो काम हो जाए। और दूसरा जमात इस्लामी को क्यों नहीं दें, जो वो कह रही है कि हम सब चीज़ करेंगे। MQM को क्यों वोट दें? देखिए, नंबर 1 पहली बात तो ये है कि सबका माजी की जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने। पीपल्स पार्टी पिछले 50 सालों से बाइख्तियार है हर तरीके से, थ्रू आउट उनकी गवर्नमेंट रही है, सिवाय 2-3 बार के जो बहुत थोड़े टाइम के लिए रही। क्या डेवलपमेंट इस मर्तबा जो पिछले 15 सालों में डॉक्टर साहब, जो सिंध में तरक्याती बजट खर्च होने के लिए था, जो पैसे आए वो 22,000 अरब रुपए हैं। 22,000 अरब। क्या 22 बड़े मंसूबे दिखाए जा सकते हैं सिंध में इन 22,000 अरब रुपए के एवज? नहीं दिखाए जा सकते। कराची में मुझे बता दीजिए कि कोई सड़कों का हाल बेहतर हुआ। K4 एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमारे दौर में हमने कराची की पानी के लिए इनिशिएट किया था। अल्लाह के फजल से वो 2005 से इनिशिएटेड मंसूबा आज 2025 होने को आ गया। 20 बरस में 25 बार उसकी ड्राइंग तब्दील हुई है। तो अमाउंट भी बहुत बढ़ गया। अब अमाउंट इतना बढ़ गया है तो मतलब कोई कुछ तो मतलब आप सोचिए ना कि जो बकौल शायर के जो कुछ भी सूरत हाल है इस शहर में कि इतने जालिम ना बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो। इतने जालिम ना बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो,
तुम पे मरते हैं तो क्या मार ही डालोगे हमें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे सर ये बताइए कि कराची की आवाम अगर आपको वोट दे दे इसी बात पे कि आपकी माजी के वो हैं, लेकिन उसमें अगर हम देखते हैं तसलसल है, कंटिन्यूएशन है कि जनरल परवेज़ आपके उन्होंने आपको सपोर्ट किया, फिर गवर्नर आया, फिर वज़ीर आला ने भी सपोर्ट किया, अरबाब रहीम ने उस ज़माने में, और मेयर तक वो इख्तियारात और पैसे आए, डायरेक्ट भी हो सकता है आए हों ऊपर से डायरेक्ट, तो फिर आपने काम किया। लेकिन सर अगर आपको मैंडेट दे भी दिया जाए तो भी अगर मरकज़ ने आपको सपोर्ट नहीं किया, सूबे ने आपको सपोर्ट नहीं किया, तो और ये पैसा और इख्तियारात नीचे तक नहीं आए, क्योंकि 18वीं तरमीम ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो फिर आप कराची की आवाम को फिर क्या दोबारा कुछ दे पाएंगे? देखिए, मैं तो इस इलेक्शन के मंशूर में जो इख्तियार मांग रहा हूँ वो तो इस पीपल्स पार्टी के मेयर के लिए मांग रहा हूँ। भाई अगर मान लीजिए कि इलेक्शन हुए, नवाज शरीफ साहब ने अपना वादा पूरा किया, वो आईनी तरमीम हो गई, तो इख्तियार किसको मिलेगा? MQM को? नहीं, इख्तियार तो मिलेगा कराची में मौजूद, हैदराबाद में मौजूद पीपल्स पार्टी के मेयर को। क्या वो इस बात पर, इस जो हमारी अमेंडमेंट है उसकी तायद में कुछ कहना चाहेगी सिंध की हुकूमत, या सिर्फ इस बात पर ढोल पीटेंगे कि जी कराची में हमारा मेयर आ गया, इख्तियार कुछ नहीं है? आज तक बेचारा मुर्तज़ा वहाबी इज अ वेरी गुड बॉय, मगर आज भी वो कजिया क्या है कराची में कि गटर के ढक्कन नहीं है, बच्चे गिरकर मर रहे हैं। सर वी आर इन 21st सेंचुरी, और मेयर की क्या बेचारे का रोना क्या है कि उसके पास इख्तियार ही नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूं सर, मैं मेयर के इख्तियार के लिए लड़ रहा हूं, मुर्तज़ा वहाब के लिए। मुर्तज़ा कौन देगा सर आपको इख्तियार? सर अगर मुझसे क्या मैंडेट हासिल करने के बाद पीपल्स पार्टी ने तो इस पर एक खुशामदीद का बयान भी नहीं दिया कि हम भी यही चाहते हैं। देखिए MQM सिर्फ मगर नून ने दिया तो है। MQM कराची के लिए तो नहीं मेयर का इख्तियार मांग पूरे पाकिस्तान के लिए मांग रही है। वो तो सिंध के लिए भी मांग रही है। सिंध के लिए लाड़काना, शिकारपुर, मातली, सांगड़, जितने भी शहर हैं, लाड़काना, नवाबशाह, हैदराबाद, जो पूरे पाकिस्तान में जितने शहर हैं, हर शहर के मेयर के लिए मांग रही है। उसको तो वेलकम होना चाहिए था ना कि भाई अवाम का इख्तियार अवाम तक जाना चाहिए, अवाम के पैसे हैं अवाम तक पहुंचने चाहिए। कितने लोगों ने वेलकम किया डॉक्टर साहब इसको? चले हम मान लेते हैं कि आपका इस दफ़ा इत्तेहाद है और उससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, लोग आपके काम की बुनियाद पर आपको वोट दें। अब ज़रा मैं बताता हूँ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है माजी के हवाले से बड़ी गलत रिवायतें भी सामने रही हैं। अब जबकि एक कई धड़े मिल गए हैं, कराची, सिंध और पाकिस्तान, यानी कराची और सिंध की तरक्की के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ लोग देख रहे हैं। और इसी तरह से हमारा सवाल ये होगा कि पाकिस्तान के इसके इस्तेहकाम और मजबूती के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपना क्या रोल अब पेश करेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि सिंध के तनाजुर में हम ये चाहते हैं कि सिंध में कोई ऐसी सियासी सूरत हाल पैदा हो कि अर्बन सेंटर्स की रिप्रेजेंटेशन और रूरल सेंटर की रिप्रेजेंटेशन जो GDA की सूरत में MQM के सामने मौजूद है, कि वहाँ से कोई ऐसा इत्तेहाद बने कि जो सिंध की तामीर और तरक्की के लिए काम करे। क्योंकि सिंध की तामीर और तरक्की और स्पेशली कराची की तामीर और तरक्की पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन है, बिल्कुल वो कराची है। अगर कराची को उसकी ड्यू इंपॉर्टेंस मिल जाती है, तो पाकिस्तान विल बिकम अ रेजिलिएंट स्टेट के जो फाइनेंशियली 100% बिल्कुल थ्राइव करेगी और आगे बढ़ेगी। अगर कराची का मैंडेट कराची के लोगों को कराची में इख्तियार दिया जाता है, तो हम एक बार फिर कराची को वहां पर ले आएंगे जहां पाकिस्तान की ग्रोथ में कराची का शेयर जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा होगा। हम इस वक्त भी पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा टैक्स बर्डन जो है वो शेयर करते हैं, हम और ज़्यादा करना चाहते हैं। प्रोवाइडेड कि हमारे हालात और बेहतर हों, हम और ज़्यादा शेयर करेंगे। और यही जो स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ द इकॉनमी है, हम उसको ऑल द वे अप टू फेडरेशन अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, जिस तरह आपने कहा कि जी सिंध के अंदर तरक्की के लिए इन तमाम जमातों को मिलकर काम करना है,
तो क्या कराची की बेहतरी के लिए क्या ये मुमकिन है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो और आपके जमात इस्लामी हो या इस तरह की दूसरी जमात मिलकर कराची के मसाइल के लिए फ़ाइट करे और आगे बढ़े? देखिए, सियासी तौर पर किसी से गुफ्तगू और कराची की डेवलपमेंट के लिए कोई मुश्तरका लाएअमल वो कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए कोई अपनी अना की दीवारों को खड़ा करे। और MQM ने तो कभी भी कोई बड़ी रैली, बड़ा प्रोग्राम, बड़ा काम किया है, कराची में मौजूद तमाम सियासी जमातों को इंगेज करने की कोशिश की, चाहे वो कोई भी हो, दीनी मजहबी जमातें हों या पीपल्स पार्टी हो या कोई और जमातें हों, हमने सबको इंगेज किया पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, सिंध की बेहतरी के लिए, कराची की बेहतरी के लिए। हम तो कभी भी कहीं भी किसी के साथ बैठने को तैयार रहते हैं, जो हमसे हो सकेगा हम उसके लिए बहुत बखुशी खुले दिल के साथ। जी मैं यहाँ रोकूंगा नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा सर, एक बहुत ज़रूरी है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ज़ाहिर है आप महाजिर कौमी मूवमेंट थे, फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनी, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का बनने का मतलब ये था कि आपकी पजीराई तमाम उन ज़बान बोलने वालों को जो पाकिस्तान में रहते हैं उस तरफ देखा जाए। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को दूसरी जगहों तक लाया जाए। आपका नारा सबसे बेहतर नज़र आता है, आपके लोग मिडिल क्लास से आते हैं, आप पाकिस्तान में दूसरी सूबों में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं जहां पर बहुत बड़ी तादाद में आम पाकिस्तानी आपके पॉइंट ऑफ व्यू को एग्री करता है? देखिए, कई पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स हैं। एक तो जाहिर है कि जब आप किसी और जगह काम शुरू करते हैं तो आप कहीं खला में जाकर काम नहीं कर रहे, वहाँ पर पहले से पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट कर रही होती, और जाहिर है वहाँ पर वैक्यूम नहीं होता। जब आप एंटर करते हैं, आप इलाकों में जाना शुरू करते हैं, दीगर पॉलिटिकल पार्टियों के लिए वो बात अलार्मिंग हो जाती है, पहली बात। दूसरा, मैंने जैसे आपसे अर्ज की कि हमारा कैंडिडेट तो होंडा 70 मोटरसाइकिल पे जाता है और कहता है कि जी मुझे वोट दे दे, करोला गाड़ी पे चला जाता है वोट देने, और वोट मिल भी जाता है। अनफॉर्चुनेटली बाकी मांदा पाकिस्तान में अवाम MQM छोड़ें जी, किसी और भी जमात के लिए, पीपल्स पार्टी है, नून है, PTI है, कोई बंदा, कोई लोअर मिडिल क्लास का कैंडिडेट, कोई मिडिल क्लास का कैंडिडेट जो अगर वो खड़ा करें पूरे पाकिस्तान से, हम उसको बगैर उसके सपोर्ट करेंगे कि भाई ये हम इस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी क्लास से बिलोंग करता है, लोअर मिडिल क्लास। अभी तक वहाँ के अवाम जो उनका सियासी कल्चर है अभी तक वो डेरेदारी का है। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया ना, इस खोलते अपने साढ़े लाई कुछ नहीं है, साढ़े लाई की करना है, तो वो सारा जो सब्जेक्ट है, आहिस्ता 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 अवेयरनेस बढ़ रही है पाकिस्तान में, जो बहुत खुश आइंद अवाम सोच रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो वोट है वो अर्बन सेंटर्स का बढ़ रहा है, और बढ़ने से उसका होगा ये कि जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के न सिर्फ चैलेंजेस लोगों के सामने आ रहे हैं बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। वो सोच सकते हैं कि भाई एक पढ़ा लिखा नौजवान लड़की या लड़का जो प्रेजेंटेबल है, बेदाग किरदार का मालिक है, क्या अच्छी बात हो कि उसको वोट दिया जाए, चाहे वो किसी पार्टी से बिलोंग करता। तो ये तब्दीली। अच्छा सर, ये बताइए क्योंकि आपकी जो इस वक्त जो मुख्तलिफ धड़े थे, ग्रुप्स थे, वो अब एक हो गए हैं। जी जी। तो इस एक होने की बुनियाद पर दो सवाल यहाँ पर मेरा बनना है। एक तो ये कि क्या ये आपकी ताकत में इजाफ़ा किया है इसने, और दूसरा ये है कि क्या आवाम का जो एतमाद है, ख़ास तौर पे कराची और हैदराबाद या जो भी जहाँ MQM एग्जिस्ट करती है, आपको लगा कि आवाम का एतमाद बहाल हुआ क्योंकि धड़े अब एक हो गए हैं और एक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अब अपने मकासद के लिए आगे बढ़ रही है? देखिए, जो माजी की सूरत हाल थी उसमें ऐसा लगा, स्पेशली 2018 और 18 से पहले भी, कि कराची के अवाम सियासी निज़ाम से मायूस नज़र आते थे
उसकी कई वजह थी, एक ऑपरेशन का होना था, फिर MQM को तकसीम की वजह से वो मैंडेट में शायद हिस्सा ही नहीं लेते थे। अवामी मुतालबा, अवामी दबाव था कि सबसे पहले तो इन तमाम को एक जगह होना चाहिए, और यही वो अवामी दबाव था जिसने MQM के तमाम धड़ों को एक जगह के, जिस जगह जाओ, जिस शादी में जाओ, जिस फौतगी में जाओ, किसी तकरीब में जाओ, अवाम यही सवाल करते थे, यार आप लोग एक नहीं हो सकते, कोई रास्ता निकालिए हैदर भाई, कोई रास्ता निकालिए खालिद भाई, कोई रास्ता निकालिए फारूक भाई, कुछ सोचिए, कुछ गौर, कहीं एक जगह हो जाइए। अवामी दबाव के नतीजे में MQM के तमाम जो अज्जा थे वो एक जगह आ गए, और जाहिर है कि इसमें फौरी तौर पर मैं ये नहीं आपसे कह सकता कि बहुत चीज़ बड़ी हंकी डोरी हो गई, सब ठीक हो गया, मगर समत सही हो गई, मंजिल का तयन हो गया, रास्ता नज़र आ गया, सब एक जगह जमा हो गए। अब जब लीडरशिप एक जगह जमा हुई तो अवाम भी एक जगह जमा होने लगे। उनकी सोच में भी पहले यह था कि हम मुंतशिर हैं, अब ये तय हो गया कि हम मुत्तहिद हैं। जब इत्तेहाद की बात आई तो फिर अक्सरियत की बात आई, और अब चीज़ें माशाल्लाह काफ़ी बेहतर स्ट्रीम। कुछ चैलेंजेस होते हैं छोटे मोटे, नीचे की सब पर चैलेंजेस होते हैं, कभी कभी वो ऊपर भी आ जाते हैं, मगर एक ओवरऑल इम्पैक्ट ये बना कराची की सोसाइटी पर कि ये सब एक जगह हो गए, विच वॉज अ बिग थिंग, और एक बड़ा इत्तेहाद सामने आया। और उसका नतीजा आप 3 दिन 4 दिन पहले जो हमने जलसा किया है इतवार के दिन बाकी जिना में, बड़ा जलसा, मतलब पूरे पाकिस्तान ने इसको अप्रिशिएट किया है, और वो जो सियासी मुखालिफिन भी थे उन्होंने अपने ट्विटर्स के ऊपर, बयानों में, मुख्तलिफ टॉक शोज में उसको अप्रिशिएट किया है। तो इस जलसे को आप उस बैलेट पर पहुंचा सकेंगे? एक रिफ्लेक्शन एक आ गया आपके पास, बहुत सारे सवाल अपनी जगह दम तोड़ गए, आप वाकई इत्तेहाद हो गया या नहीं, मुश्किलात हैं या नहीं है। अब इस जलसे ने इस बात को साबित कर दिया कि जनाब क़यादत भी एक जगह आ गई। ये अवाम का इत्तेहाद तो नज़र आ रहा है, क्या वाकई जो लीडर्स का जो इख्तलाफात थे वो ख़त्म हो गए? सर देखिए, इख्तलाफात तो कभी भी नहीं थे, कुछ चीज़ों पर पॉलिसी लेवल के ऊपर एडजस्टमेंट होनी थी। कोई बाप मारेगा किसी से बैर नहीं था, ठीक है ना। फारूक भाई का मैं डिप्टी रहा हूँ 10 बरस, खालिद भाई मेरे APMSO के चेयरमैन थे, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस भाई हैदराबाद, मुस्तफ़ा कमाल, हम एक साथ काम करते थे ना, तो इख्तलाफात तो नहीं थे। हाँ, एक तकल्लुफ़ था जो बहरहाल वो टूट गया, और जब वो टूटा तो आज हम फिर शीरो शकर हैं। कोई मुश्किल होती है डिस्कस कर लेते हैं, चीज़ें आगे की तरफ चल पड़ती हैं, और ये सियासी जलसा जो तो ये जो आपने हमारे इत्तेहाद का मजा है। ये जो आपका जो मुख्तलिफ धड़े एक जगह मिले हैं और ये जो जलसा हुआ है, मसलन इस बात की तस्दीक होती है कि आपके इत्तेहाद से अवाम खुश हुई है और उनका इत्तेहाद भी आईनादार है जलसा। तो इसका मतलब है कि ये रिजल्ट इलेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा सर? इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है, क्योंकि हमने ये जलसा एक दिन में नहीं किया डॉक्टर साहब। हमने पहले ये प्रोग्राम्स रखे कराची के 30 इलाकों में, मुसलसल छोटे छोटे प्रोग्राम किए, कॉर्नर मीटिंग्स किए, छोटे छोटे जलसे किए, अवाम को मोबिलाइज किया, अपना इत्तेहाद साबित किया विद ड्यू प्रोसेस, एक फिक्स टाइम में। और उसके बाद जब अवाम को एतबार आया कि नहीं भाई ये ठीक है और ये लोग अपनी जगह पर जुड़ गए हैं, जम गए हैं, मुत्तहिद हैं, अवाम ने अपना मैंडेट आपको दिखा दिया, अवाम का एतमाद आपने ले लिया। अच्छा सर, ये तो जाहिर है इलेक्शन जिस दिन होगा उस दिन नजर आएगा। कितनी सीटें आप समझते हो कि लास्ट टाइम 10 सीटें आप कह रहे हैं कि हमसे छीन ली गई थी? बिल्कुल ऐसा, और इस वक्त हैं तकरीबन कोई 22 के करीब 22 नशिस्तें हैं कराची में, जिसमें से हमने 18 पर कैंडिडेट फील्ड किया है, 4 हमने GDA के साथ सीट एडजस्टमेंट। अच्छा, सीट एडजस्टमेंट GDA के साथ जी जी बिल्कुल किया है। तो कौन सी ऐसी सीटें जहाँ पे सर जी आपने सीट एडजस्टमेंट की GDA से? जैसे लियारी है, मलीर की सीटें हैं, कुछ लांडी के पीछे की सीटें हैं, जहाँ 4 सीटें जहाँ MQM का रिवायती वोट बैंक नहीं है। लोग तो यहाँ तक सवाल कर रहे थे मुस्तफा कमाल की सीट के लिए, 242 के लिए, कि शहबाज शरीफ साहब वहाँ से तशरीफ लाना चाहते हैं और वो इंतखाबात लड़ने में इंटरेस्टेड है। दुनिया ने देख लिया। तो आपने मना क्यों किया सर? उनको क्यों नहीं? हम ये समझते थे कि हम ये सीट पर ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं,
हालांकि पिछले बाई इलेक्शन में मुस्तफा कमाल साहब को वहां से जीतने नहीं दिया गया था। अच्छा, ये वहां से भी ये था। देखिए मैं तो आपसे खुले बंदों इस दफा क्या गारंटी है कि उनको जीतने दिया जाएगा? देखिए, एक बॉक्सर को आप एक बाउट में, खेल में आप रिंग में उतारें, उसके हाथ पीछे बांध दें, तो फिर तो खत्म। सामने वाले बॉक्सर को कहें कि तुम लड़ो, तो बॉक्सर बेचारा वो इस बात के लिए ट्रेन नहीं होता कि वो अपनी टांगों से लड़ सकता है। आपने हाथ बांधे हुए हैं तो जाहिर है उसके साथ क्या होना है, वही हुआ। तो सीट एज आप इत्तेहादी थे, शहबाज शरीफ बहुत बड़ा नाम था, वो बहुत कुछ दे सकते थे हुकूमत में, अगर आप उनको वो सीट दे देते तो क्या नुकसान होता? देखिए, हम ये समझते हैं कि जहां पर हमारा मैंडेट है वो आप नहीं देंगे। नहीं, वहां देखिए डॉक्टर साहब, आप तो पुराने सियासी तज्जियाकार हैं। मान लीजिए एक सीट है, वहां पर किसी और का मैंडेट है, इत्तेहाद की बुनियाद पर मैं वहां से खड़ा हो जाऊं, ठीक है, क्या आपको लगता है कि अवाम वाकई इत्तेहाद के नाम पर उस कैंडिडेट को वोट कर देते हैं दूसरी जमात? नहीं करते, कभी भी नहीं करते, कभी भी नहीं। इत्तेहाद मान लेते हैं, क्या सीट एडजस्टमेंट पे भी नहीं करते, नहीं करते। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, यही मेरा नुक्ता NA42 के लिए है कि वहां हमारा मैंडेट है, पूरा बल्दिया टाउन उस हल्के में है, और बल्दिया टाउन से हमारी एक तारीख रही है मुसलसल जीतने की, वहां हमारा मैंडेट है डॉक्टर साहब, जीतेंगे आप इंशाल्लाह। अच्छा सर, वैसे एक और बहुत बड़ा नुकसान होता, वो ये होता है कि अगर शहबाज शरीफ साहब 242 से जीतते, लोग कहते हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं, तो एक तो वैसे ही कराची में आपको जमात इस्लामी है या पीपल्स पार्टी है, फिर PMLN की बहुत बड़ी एंट्री हो जाती, जो MQ और PTI है, तो PMLN की अगर एंट्री हो जाती तो आपको एक बड़ा मतलब कराची वालों को एक ऑप्शन मिल जाता PMLN की सूरत में। देखिए, क्या ये पॉसिबिलिटीज नहीं थी सर? मेरी कुल अर्ज ये है कि जहां PMLN का मैंडेट है वहां वो जीत सकते हैं, और जहां पर नहीं है, मतलब मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं ना कि फर्ज कीजिए कि PMLN से मैं इत्तेहादी हूं, क्या मैं लाहौर से कोई सी सीट पे खड़ा हो जाऊं तो मैं जीत सकता हूं? बिलावल भुट्टो साहब खड़े हो गए इत्तेहाद में नहीं खड़े हुए ना PMLN के, भाई लाहौर तो PMLN का सिक्का बंद शहर है ना, कहा जाता है, ठीक है ना भाई, तारीख ये है, हाँ, हिस्ट्री ये बता, ट्रेंड्स ये बताते हैं कि तारीख रही है। अब वहां से अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो क्या लोग इत्तेहाद के एहतराम में मुझे वोट डाल देंगे? मेरा ख्याल है नहीं, और अगर डाल भी देंगे तो बदले नाखास्ता डालेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जरा आप हुकूमत मसलन इलेक्शन जीतने के बाद आप हुकूमत का इस दफ़ा हिस्सा बनेंगे, या आप अपने इन 3 या 4 पॉइंट्स को चाहेंगे कि जो भी हुकूमत बने या जो भी हुकूमत आए, अगर PMLN की आती है डेफिनेटली, तो आप बग़ैर हुकूमत में शामिल हुए इन तमाम जो आपका रिटन एग्रीमेंट है उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए, अभी हमारी इस पर डिलिब्रेशन नहीं हुई है कि इसमें क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी, मगर हमारी ख्वाहिश ये है, हम चाहते दिल से ये है कि हमारे अगर तो PMLN दीगर जमातों के अलायंस है, क्योंकि PMLN के साथ दीगर जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब की उम्मीद है कि शायद वो उस अलायंस को ज्वाइन कर लें, MQM रहेगी, दीगर कुछ और जमातें उस अलायंस का हिस्सा बनेंगी, तो अगर इतने नंबर्स हो जाते हैं कि ये अमेंडमेंट्स थ्रू हो सकती हैं, वाई नॉट सर, पहले तो फिर ये हो जाए, ठीक है। और अगर वो इक्वेशन नहीं बन रही तो हट धर्मी सियासत में नुकसानदेह होती है। अच्छा सर, चलें, ये बहुत अच्छी बात है। अगर फर्ज कीजिए आपका ये रिटन एग्रीमेंट जो कि आपने रख दिया है उनके साथ, और पहली दफ़ा आप कह रहे हैं कि इत्तेहाद से पहले यानी इलेक्शन से पहले आपने किया और उन्होंने माना है, नहीं करते हैं, माजी में हमने कई एग्रीमेंट्स देखे जो नहीं किए गए, तो क्या आप ये अगर उनकी हुकूमत को सहारा देते हैं? मुझे लगता ये है कि आने वाली हुकूमत जो है वो भी कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी मुख्तलिफ लोगों के इत्तेहाद से, और आपका वोट अगर 14, 16, 18 होगा तो बहुत बड़ी ताकत होगी। माजी में आप तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत रहे हैं और एक दफ़ा फिर आप उस तरफ जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप फ़र्ज़ कीजिए इन्होंने नहीं किया, तो जब हम पूछते थे कि वो आपकी रिटन एग्रीमेंट को फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं छोड़ते हैं हुकूमत, तो आप कहते थे कि हम सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। क्या अब भी यही अमल होगा? देखिए, हमारी तवक्कुआत ये है
और जितनी क्लैरिटी ऑफ विजन के साथ नवाज शरीफ साहब ने और उनके दीगर रफ़क़ा ने, शहबाज शरीफ साहब ने, एहसन इकबाल के तो साहबजादे जिस दिन वो प्रेजेंट हो रहा था, जो हमारी आइनी तरामीम जो हमने प्रपोज किए हैं, एहसन इकबाल साहब के साहबजादे यहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे जी सर, और उन्होंने आकर उसको सपोर्ट किया था। हमारी तवक्को यह है कि इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी, अगर खुदा न खास्ता बनती है तो हम अपने आवाम से मशवरा करके उनके मशवरे के ऊपर अमल दरामद करेंगे। हमेशा बेसाखियों को सपोर्ट तो नहीं करेंगे सर। आखिरी जो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ये नौबत नहीं आएगी। हैदराबाद रिजवी साहब, बहुत सारे सवाल थे, तशनगी रही, किसी स्टेज पे और बात करेंगे इंशाल्लाह। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से उम्मीदें वाबस्ता हैं और आपके ये जो मुख्तलिफ ग्रुप्स के जुड़ने से हम ये देख रहे हैं, जितने भी तजिया निगार हैं, लोग हैं, कि एक बहुत बड़ा जलसा आपने किया और यकीनन ये उम्मीद की जाती है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कराची, सिंध और पाकिस्तान की बेहतरी में अपना किरदार अदा करें इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। वक्त ख़त्म हो जाता है नाज़रीन, डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।